हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट्स। तो बच्चों, पेपर आ चुके हैं। आई होप आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। एकलव्य स्टडी पॉइंट पे आपको लगभग सभी सब्जेक्ट की जो भी वीडियो हैं वो मिल जा रही होंगी, हर सब्जेक्ट की, जहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। जिन बच्चों के पास है और जिन बच्चों की तैयारी अभी भी अच्छे से नहीं हो पाई है और जिनको लग रहा है भाई पेपर में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो उनके लिए हम लेकर आए हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। इसके अंदर हम लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो सब कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। टोटल 4 यूनिट है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। पहला जो यूनिट है वो है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। दूसरा है उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। और तीसरी जो यूनिट है वो हमारी है उत्पादक का व्यवहार एवं आपूर्ति। और चौथी यूनिट है हमारी बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण। तो टोटल 4 यूनिट्स है हमारी। तो 4 वीडियो में हम इन यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं लगभग सब कवर कर देंगे। और इन्हीं में से आपके पेपर में आएंगे, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों से। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, जो क्लास 11th ईएसपी ग्रुप नाम से है। ठीक है ना। इसमें आपको हमारी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह है वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। अर्थव्यवस्था क्या है? ठीक है, छोटा क्वेश्चन आता है पेपर में कई बारी। तो अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो लोगों को जीवन यापन के साधन और आजीविका प्रदान करती है। यानी अर्थव्यवस्था क्या करती है? लोगों के जो भी जीवन यापन के साधन है और जो भी आजीविका है उसको प्रदान करने में मदद करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसाधनों की दुर्लभता का क्या अर्थ है? यानी दुर्लभता क्या होती है? दुर्लभता का मतलब होता है कमी। तो संसाधनों की कमी उस स्थिति को कहते हैं जब किसी संसाधन की मांग उसकी आपूर्ति से ज्यादा होती है। यानी जब कमी कब होगी? जब मांग ज्यादा होगी और आपूर्ति कम होगी, तो उसे ही क्या कहा जाता है? एक अर्थव्यवस्था के अंदर दुर्लभता कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समस्या का अर्थ लिखिए। यानी आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं? तो आर्थिक समस्या यह तय करने की समस्या है कि सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे और कहां किया जाए। तो एक अर्थव्यवस्था में हर किसी के पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और उस सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे और कहां किया जाए, यही जो होती है सबसे बड़ी आर्थिक समस्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसाधनों की मित्य व्ययिता का क्या अर्थ है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एमसीक्यू वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। तो इसके अर्थ को पहले समझते हैं। तो मितव्ययता का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम और कुशलतम उपयोग। यानी आपके पास जो भी संसाधन है, ठीक है, आप उन उपलब्ध संसाधनों को कैसे सर्वोत्तम और कुशलतम उपयोग कर सकते हैं, उसे ही मितव्ययता कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। अवसर लागत क्या होती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी पेपर का एक। अवसर लागत वह त्याग है। ठीक है, तो अवसर लागत वह त्याग है जो एक विकल्प चुनने पर दूसरे सर्वोत्तम विकल्प को छोड़ने के कारण होता है। ठीक है ना। तो यानी कि अवसर लागत क्या है? मतलब अवसर, जिसका अवसर ज्यादा होगा उसका इस्तेमाल ज्यादा करना। ठीक है। यानी ये क्या होता है? विकल्प होता है एक तरफ से, कि भाई अगर हमें लगता है कि हमें कोई और विकल्प चाहिए तो हम दूसरे सर्वोत्तम विकल्प को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। यानी एक चीज को लेने के लिए दूसरी चीज को छोड़ते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? अवसर लागत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमआरटी सीमांत रूपांतरण दर को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। तो एमआरटी क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा कि भाई हम क्या करते हैं, एक चीज को लेने के लिए दूसरे चीज को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो एक चीज को लेने के लिए दूसरे चीज को जब छोड़ते हैं तो जो त्याग की गई चीज होती है उसी के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं? एमआरटी कह सकते हैं। यानी एमआरटी वह अनुपात है जिसमें वस्तु वाई की इकाइयों का त्याग करके वस्तु एक्स की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है। यानी हम क्या करते हैं? y को छोड़ते हैं और x की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है? सीमांत रूपांतरण। तो कितने अनुपात में बदलाव आया उसे ही क्या कहा जाता है? एमआरटी या सीमांत रूपांतरण दर कहा जाता है। ठीक है। इसको कैसे नाप सकते हैं? तो एमआरटी को नापने का एक सूत्र होता है, ठीक है ना, चेंज इन वाई गुड्स। यानी जो भी हम वाई गुड्स, उसको हम जो भी चीज है उसको छोड़ के और जितना हमने क्या किया एक्स गुड्स को बढ़ाया, तो इनको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाती है? हमारी एमआरटी आ जाती है। ठीक है ना। इसको और डिटेल्स में हम आगे देखते हैं।
व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर बताइए। तो ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि भाई अर्थशास्त्र को दो तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, एक छोटे स्तर पर पढ़ा जाता है, एक बड़े स्तर पर पढ़ा जाता है। तो छोटे स्तर पर जो अर्थव्यवस्था को पढ़ा जाता है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और बड़े स्तर पर जिसको पढ़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, बुनियादी तौर पर कहें तो एक व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है ना, जिसे पढ़ा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और से एक विशिष्ट सामाजिक स्तर पर, ठीक है ना, देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर पढ़ा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोग, ठीक है ना, व्यक्तिगत इकाइयों में जिसमें क्या आता है, उपभोक्ता आता है, व्यवसाय आता है और बाजारों का व्यवहार आता है। ठीक है, इन पर ध्यान दिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है ना, व्यक्तिगत तौर पर। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जो पूरी अर्थव्यवस्था, यानी किसी भी एक देश की या एक समाज की पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी उस देश की अर्थव्यवस्था में क्या चीजें हैं, क्या नीतियां हैं, उनको एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह छोटे बाजारों और कंपनियों के डेटा जैसे उत्पादन और बिक्री का अध्ययन कराता है। यानी एक व्यावसायिक जो है या एक उत्पादक जो है वो अपने लिए क्या उत्पादन करेगा, कितना उत्पादन करेगा, ठीक है ना, बाजार के लिए क्या जरूरी है, वो सब चीजें जो होती हैं क्या करी जाती हैं, व्यष्टि स्तर अर्थशास्त्र के स्तर पर क्या करी जाती हैं, अध्ययन की जाती हैं। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यह राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी दर और महंगाई जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों का अध्ययन करते हैं। यानी देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई दर कैसी है, ठीक है ना, उन सब की समस्याएं क्या है, उन सब चीजों का बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य व्यक्तिगत बाजारों और इकाइयों के आर्थिक व्यवहार को समझना और विश्लेषण करना होता है। यानी व्यक्तिगत इकाइयां, एक बाजार में क्या उत्पादन किया जा रहा है, कितनी मात्रा में डिमांड और सप्लाई है, तो इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझना और नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करना होता है। यानी इसमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था में किस कार्यप्रणाली को अपनाया जाएगा, ठीक है, किस तरह से नीतियां बनाई जाएंगी, उससे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी महंगाई होगी, क्या बेरोजगारी होगी, पूरे देश के अंदर कितनी डिमांड होगी, कितनी सप्लाई होगी। तो इन सब चीजों का अध्ययन जो बड़े स्तर पर कहाँ किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, यह बताता है कि किसी उत्पादन की कीमत कैसे तय होती है या व्यवसाय अपनी लागत कैसे नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या देखा जाता है भाई, कीमत की कीमत कैसे तय होगी। तो इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे हम कई बार क्या कहते हैं, कीमत का सिद्धांत भी कह देते हैं। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत भी कहलाता है, एमसीक्यू में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये होता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यह बताता है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर क्या है या महंगाई से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। तो ये पूरे देश की बात कर रहा है, पूरे देश के अंदर किस तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है, कितनी आर्थिक वृद्धि दर है, कितनी समृद्धि है, कितनी बेरोजगारी है, कितना आय का स्तर है। तो इन सब चीजों का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। इसीलिए इसे कभी कभी क्या कह दिया जाता है, आय और रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम जो है आय और रोजगार का सिद्धांत, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम कहें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है छोटे स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करना, और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो बड़े आधार पर एक देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बीच अंतर बताइए। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को समझने की ये भी दो शाखाएं हैं कि किस तरह से अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई सकारात्मक अर्थशास्त्र से अच्छे समझा जा सकता है, और कुछ लोग कहते हैं भाई कि आदर्शात्मक चीजें भी देखनी जरूरी होती है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर कुछ चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो समझते हैं इनको। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, तो सकारात्मक अर्थशास्त्र का मतलब है तथ्यों और घटनाओं को बिना किसी राय या भावना के देखना। यानी यहाँ पे कोई भावनाएं नहीं रखी जाती हैं, जो भी हमारे पास तथ्य होते हैं और जो भी हमारे पास घटनाएं घटती हैं उनका सबका क्या होता है, हमारे पास डेटा होता है, विवरण होता है, ठीक है ना, प्रमाण होता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। वहीं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का मतलब है क्या होना चाहिए पर ध्यान देता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा, ठीक है ना, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं होगा, बस हम क्या करेंगे भाई, क्या होना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा देश की अर्थव्यवस्था के साथ। ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए इस पर ध्यान देता है कि भाई ऐसा करके हम देश की अर्थव्यवस्था को विकास कर सकते हैं। ठीक है,
यह क्या पर ध्यान देता है और क्या समझाता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो इसमें क्या होता है, चीजें किस तरह से काम कर रही हैं वो सब बताया जाता है कि भाई देश में अगर गरीबी और बेरोजगारी है तो किन कारणों से है और क्या कारण है, तो उन सबको डाटा के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसमें सुझाव और सिफारिशें दी जाती हैं जो मूल्य और राय पर आधारित होती है। वहीं यहाँ पर क्या होते हैं भाई, मूल्यों के आधार पर और राय के आधार पर सिफारिश करी जाती है कि भाई ऐसा कर दिया जाएगा तो देश के यह हालात सुधर जाएंगे, या ऐसे देश की परिस्थितियों को बदला जा सकता है, तो राय दी जाती है इसके अंदर। ठीक है, उदाहरण अगर देखें तो न्यूनतम वेतन बढ़ाने से बेरोजगारी बढ़ सकती है। यह एक तथ्य आधारित अध्ययन है जिसे जांच और परखा जा सकता है। ठीक है ना, अगर बोला गया कि भाई कि न्यूनतम वेतन बढ़ाने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो ऐसा ही नहीं बोला जाता, उसके लिए डाटा संग्रह किया जाता है, देखा जाता है परिस्थितियां कैसी हैं, तो उसके आधार पर यह बात रखी जाती है। ठीक है, या एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे कहा जाता है कि भाई देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है या जीडीपी है वो 7% की दर से बढ़ रही है, 8% की दर से बढ़ रही है, या 10% की दर से बढ़ रही है, तो ये किस आधार पर कहा जाता है, ये तथ्यों के आधार पर कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर देखें इसका उदाहरण आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का, तो इसमें क्या होता है, सरकार को अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर गरीबों के लिए योजनाएं बढ़ाई जानी चाहिए। यह एक राय आधारित सिफारिश है। यानी इसमें क्या है, अगर जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो उसमें क्या रखी जाती है बातें कि भाई कि अगर अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा तो उससे गरीबों के लिए बहुत सारी बुनियादी चीजों को मुहैया करवाया जा सकता है। ठीक है ना, तो एक राय रखी जाती है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये राय की तरफ, तो इसे अर्थशास्त्र का एक सही तरीका नहीं माना जा सकता पढ़ने का। ठीक है, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार। ये संपूर्ण विश्व में अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो काम करती हैं, तो हर देश जो होता है अपने देश के हालात के अनुसार जो है नीतियां बनाता है, अपनी अर्थव्यवस्था को संयोजित करता है या अर्थव्यवस्था को उस पैमाने पर ढालता है। तो हर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अलग तरह से काम करती है। ठीक है, तो पहली जो अर्थव्यवस्था है वो है बाजार अर्थव्यवस्था। तो यह अर्थव्यवस्था जो है, इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती हैं। यानी जो भी अर्थव्यवस्था पे काम किया जाएगा उस पे ध्यान कौन देगा, बाजार देगा। ठीक है ना, बाजार की जो ताकतें हैं वो देखेंगे कि भाई कि उत्पादन किस तरह से किया जाएगा, क्या कीमत रखी जाएगी, ये सब कौन तय करता है, बाजार। सरकार इससे दूर रहती है। आर्थिक निर्णय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो इसका मेन उद्देश्य, क्योंकि सब कुछ बाजार नियंत्रित कर रहा है, तो बाजार में जो भी लोग उत्पादन करते हैं उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, जो ज्यादातर लाभ कमाने की दृष्टि से ही नीतियां बनाई जाती हैं। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें मुख्यतः बाजार में उनकी मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती हैं। तो क्या बनाया जाएगा, कितना बनाया जाएगा, किस मात्रा में बनाया जाएगा, कितनी उसकी कीमत रखी जाएगी, तो ये वहां पर उसकी जो भी मांग होती है, पूर्ति होती है, उसके आधार पर कीमतों को तय कर दिया जाता है। ठीक है ना, बाजार के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, अगली जो अर्थव्यवस्था है उसे कहा जाता है केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, या इसे कई बार हम कह सकते हैं सरकारी नियंत्रण अर्थव्यवस्था भी होती है, सरकारी अर्थव्यवस्था भी होती है एक तरह से। यानी इसमें उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय जैसी आर्थिक गतिविधियां सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, कंट्रोल होती है। यानी कंट्रोल करती है, कौन करती है, सरकार। या तो खुद सरकार करेगी या वो क्या करेगी, केंद्रीय प्राधिकरण बना देगी, संस्था बना देगी कि भाई कि किस तरह से जो हमारी अर्थव्यवस्था है काम कर रही है, किस तरह से सामान का बनना, क्या बनाया जाएगा, कितनी मात्रा में बनाया जाएगा, ये सब कौन तय करेगा, सरकार के द्वारा जो भी नियुक्त करी जाएगा केंद्रीय प्राधिकरण वो तय करता है। ठीक है ना, क्यों कराया जाता है, तो आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। तो मेन मकसद इसका ये होता है भाई, सामाजिक कल्याण। उनको लगता है भाई कि अगर सब कुछ बाजार के नियंत्रण में कर देंगे तो अमीर और गरीब के बीच में गैप बढ़ सकता है, तो इसलिए सामाजिक कल्याण को मद्देनजर रखते हुए इसको रखा गया है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें मांग और आपूर्ति के बजाय सरकारी निर्णयों से तय करी जाती हैं। तो भाई इसमें बाजार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, सब नियंत्रण कौन करेगा, सरकार की। किसकी प्राइस कितना रहेगा ये सब कौन करता है, गवर्नमेंट नियंत्रित करती है। ठीक है ना, तो ये दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तीसरी देखते हैं, तीसरी जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी अगर हम इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिक्स कर दें तो हमारी जो तीसरी अर्थव्यवस्था निकल कर आती है वो आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्या है, यह वह व्यवस्था है जहां बाजार की शक्तियां, यानी एक तो कौन है, बाजार की शक्ति है, और दूसरी कौन है, सरकारी हस्तक्षेप है, तो दोनों को मिलाकर आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। तो इसमें दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका लक्ष्य लाभ कमाना भी होता है और सामाजिक कल्याण दोनों, यानी दोनों को लेकर चला जाता है। यानी इसकी और इसकी इकोनॉमिक्स जो है, जो इनकी सोच है, उन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। संसाधन नियंत्रण, सरकार और जनता का साझा नियंत्रण होता है। ठीक है ना, प्राइवेट
कंपनियां भी चल रही होती है, सरकारी कंपनियां भी चल रही होती हैं, और लक्ष्य जो होता है वो दोनों का अपने हिसाब से होता है। संसाधन पर नियंत्रण भी होता है वो अपने हिसाब से, जिस क्षेत्र पे सरकार का सरकार रखती है, जहां पे छूट दी गई है प्राइवेट को प्राइवेट रखते हैं। ठीक है। कीमत निर्धारण, बाजार की कीमत तय करता है, लेकिन देखो इसमें क्या होता है, बाजार ही कीमत तय करेगा भाई, वो भी किस पे डिपेंड करता है, वही मांग और पूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें सरकारी नियंत्रित करती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भी आवश्यक बुनियादी चीजें हैं जिससे लोगों को फायदा नुकसान हो सकता है, वो सब नियंत्रण कौन करेगा, सरकार करेगी। ठीक है। तो ये 3 तरह की अर्थव्यवस्था है, पूछी जा सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। फिर आता है किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया भाई 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं, लेकिन तीनों तरह की अर्थव्यवस्था में एक कॉमन समस्या जो आती है वो केंद्रीय समस्या होती है। और वो केंद्रीय समस्या क्या होती है, सबसे पहली समस्या, तो सबसे पहले कहते हैं कि समस्याएं होती क्यों है, केंद्रीय समस्याएं आती क्यों है। देखिए सभी अर्थव्यवस्थाओं में संसाधन सीमित है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था को उठा ले, चाहे हम बाजार मूलक, केंद्रीकृत या मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो सब में एक समस्या कॉमन होती है भाई कि हर अर्थव्यवस्था में संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं और इच्छाएं जो होती है असीमित होती हैं। तो इन्हीं के लिए, इन्हीं के चलते, यानी सीमित संसाधन और इच्छाएं असीमित हैं, तो इसका मतलब क्या है, समस्याएं तो आनी आनी है। तो इनमें जो 3 मेजर समस्याएं आती हैं उनको हम समझते हैं। तो 3 प्रमुख समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं जो हैं, सबसे पहली जो समस्या आती है, क्या उत्पादन करें, कौन सी वस्तु, ठीक है ना। तो क्या उत्पादन में आता है, कौन सी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। तो उत्पादन 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। बाजार में 2 चीजें तो बिकती हैं, तो वस्तु बिकेगी या सेवा बिकेगी। तो वही है कि इसमें भाई किसका उत्पादन किया जाए, यानी वस्तुएं दी जाए या सेवाओं को बनाया जाए। अगर आप मान लीजिए आप एक उत्पादक हैं, ठीक है ना, अगर आप एक उत्पादन करता है तो आप तय करेंगे भाई कि आपको सेवा क्षेत्र में जाना है या वस्तु बनाना है, ठीक है ना। तो आपका जो भी बिजनेस है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आएगी। अब उसमें और भी समस्या है कि भाई अगर मान लो हम सेवा दे रहे हैं या वस्तु बेच रहे हैं या वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, तो किस प्रकार की वस्तुओं को बनाया जाएगा, यानी बुनियादी जरूरतों को हम इस्तेमाल करें, रोटी कपड़ा मकान जैसी विलासक्ति की वस्तुओं का यूज करें, उत्पादन करें, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें, ठीक है ना, जिसको उपभोग, या पूंजीगत जो मशीनें वगैरह हैं उनका। तो ये भी एक समस्या आ जाती है भाई कि अगर हम उत्पादन करने जा रहे हैं तो किस चीज का उत्पादन करें, या अगर हम कृषि क्षेत्र में या औद्योगिक उत्पादन करें, या अगर हम सेवा क्षेत्र में जा रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, या सेना सेवाओं पर, किस पर जोर दिया जाए। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या है, केंद्रीय समस्या है किसी भी अर्थव्यवस्था की। दूसरी है कैसे उत्पादन करें, तो उत्पादन के लिए कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, ये भी एक मेजर समस्या आती है हर देश में या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है। तो इसके दो हल हैं। पहला, या तो हम क्या करें, पूंजी गहन तकनीक का इस्तेमाल करें। अगर हम पूंजी गहन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या होगा, अधिक मशीनों का उपयोग होगा, और अगर हम अधिक मशीनों का उपयोग करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कम रोजगार होगा, उत्पन्न होगा। ये भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है। अगर भारत जैसे देश में ज्यादा जनसंख्या है, अगर यहाँ पर मशीनें ज्यादा यूज करने लग जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रोजगार की कमी आ जाएगी। दूसरा, गहन तकनीक का इस्तेमाल करें, यानी अधिक श्रमिकों का उपयोग, ज्यादा रोजगार होता है। अगर हम क्या करते हैं भाई, गहन तकनीक का श्रम तकनीक का उपयोग करते हैं, तो श्रमिकों को जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतना ज्यादा रोजगार बढ़ेगा। तो ये भी एक चीज है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये आ जाएगी, अगर हम ज्यादा श्रमिक का इस्तेमाल करेंगे तो उत्पादन ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मशीनों से उत्पादन ज्यादा होता है। तो ये भी एक समस्या है। ठीक है। तीसरी समस्या देखते हैं, किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है ना, यानी जो उत्पादन होगा वो किसके लिए होगा, किन वस्तुओं, जो वस्तुएं बनाई जाएंगी वो किसके लिए बनाई जाएंगी। तो 2 तरह की चीजें इसमें भी आती हैं कि जो वस्तुओं को बनाया जाएगा उसके वितरण के लिए किस पे ध्यान दिया जाए। पहला, समान वितरण, यानी सभी को बराबरी से देना, लेकिन निवेश कम होगा। यानी कि सभी के लिए, सभी को देने के लिए अगर गवर्नमेंट सामान बनाने लग जाएगी या प्राइवेट कंपनियां बनाने लग जाएंगी तो भाई निवेश कौन करेगा, कहेगा भाई जो सामान बनाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है। और लोग निवेश करने से भी कतराएंगे इसमें। ठीक है। दूसरा आता है असमान वितरण, कुछ को अधिक देना, निवेश बढ़ाना, लेकिन सामाजिक न्याय कम हो जाएगा। अगर मान लो कि ऐसी चीजें बनाई जाए जिससे अमीर लोग ही ले सकें, ठीक है ना, अमीरों को ज्यादा फायदा हो, तो उससे क्या होगा, इसमें निवेश तो बढ़ेगा लेकिन समस्या क्या आ जाएगी, जो सामाजिक न्याय है वो क्या होगा, इसमें कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 मेजर समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की। ठीक है ना। तो इसे केंद्रीय समस्या भी कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र, यानी जब किसी चीज का उत्पादन किया जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक अगर ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करें तो उसको हम पीपीसी कहते हैं। ठीक है ना। तो पीपीसी किस तरह से बिहेव करता है उसको देखेंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र, यानी जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो किस तरह से उसको बनाते हैं ग्राफ पे। तो यह वक्र 2 वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिन्हें एक अर्थव्यवस्था अपनी मौजूदा तकनीक
एवं संसाधनों के पूर्ण उपयोग से उत्पन्न कर सकती है। तो पीपीसी कर्व है जैसा, तो पीपीसी कर्व जब उत्पादन, तो उत्पादन दो चीजों का किया जाएगा, यानी एक से दूसरी चीज में जब शिफ्ट हुआ जाएगा तो उसमें यह देखा जाएगा कि भाई कि हम जो दो चीजों का उत्पादन कर रहे हैं तो कितनी तकनीक और संसाधनों का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जितनी हमारे पास तकनीक और संसाधन है वो पूरा इस्तेमाल किया जाता है, उन संसाधनों पर लगाया जाता है जिससे हम अधिकतम उत्पादन कर सकें, ठीक है। तो इसको समझते हैं, एक उत्पादन संभावना वक्र से समझते हैं, सूची से समझते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास सीमित संसाधन, जैसा हमने देखा था, एक सबसे बड़ी समस्या यही होती है भाई कि सीमित संसाधन है, और सीमित संसाधन को हम क्या करते हैं भाई, हमारी इच्छाएं ज्यादा हैं तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो एक डेटा देखते हैं, डेटा में अगर देखें भाई, एक व्यक्ति है, एक देश के अंदर उत्पादन कर रहा है गेहूं का और टैंक का, ठीक है ना। तो अगर हम देखें भाई कि किस चीज की जरूरत ज्यादा है, तो मान लो अगर उसको जरूरत किस चीज की ज्यादा है, अगर उस शांति कायम है और वो सिर्फ कहता है भाई आराम से गेहूं का उत्पादन करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी और अपना चला लेंगे। लेकिन अगर वही देखा जाए, उस देश के अंदर क्या हो जाए, वार जैसी स्थिति हो जाए, युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सैनिक पर भी व्यय करना पड़ेगा। तो वो सोचेगा भाई क्यों ना मैं सैनिक उपकरण बना दूं। तो अब उसके अंदर क्या, अगर वो सैनिक उपकरण बनाता है तो फिर क्या होगा, गेहूं नहीं बना पाएगा क्योंकि उसके पास संसाधन सीमित है। अब उसको क्या करना पड़ेगा भाई, अपनी जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को बदलना पड़ेगा, यानी उत्पादन की संभावनाओं को वो तलाशेगा कि किस तरह से बदला जाए। तो वो क्या करेगा भाई, टैंक जो है वो 14,000 टैंक बना लेगा और इसके बदले 1 लाख टन क्या मिल जाएगा उसको, गेहूं मिल जाएगा। तो इस हिसाब से वो देखेगा कि भाई उसकी जो भी इच्छाएं, यानी जो उत्पादन जहां पे उसको अच्छा लगेगा उस हिसाब से क्या करेगा, एक वो कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर कि जब भी दो वस्तुओं का विकल्प आता है तो उसमें संभावनाएं तलाशी की जाती हैं कि भाई कि किसमें उसको ज्यादा फायदा, तो उस हिसाब से क्या करेगा, वो संभावनाएं क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं इसने लगभग ए बी सी डी ई एफ ये संभावनाएं तलाशी हैं, किसमें, वही जो उसके पास सीमित संसाधन थे, ठीक है। ग्राफ पे देखें तो ये देखा हमने, जो हमारा पीपीसी है यानी उत्पादन संभावना वक्र है, इसमें देख रहे होंगे आप ए बी सी डी, इसने क्या किया है, ये पूरा जो उसके पास संसाधन है उन संसाधनों का उसने क्या किया है, उन तकनीक और संसाधनों का पूरा कुशलतम से उपयोग किया है, ठीक है ना। पूरा संसाधन लगाए हैं कि वो क्या करेगा भाई, वो कॉम्बिनेशन बनाएगा ए बी, ठीक है ना सी। तो ये क्या कर सकता है, ये कॉम्बिनेशन है, यानी अब उसको जिस जरूरत के हिसाब से चाहिए होगा उस जरूरत के हिसाब से क्या कर सकता है, वो उत्पादन घटा और बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, संपूर्ण संसाधनों का पूर्ण उपयोग है। हाँ, अगर क्या होता है कि तकनीक और उन सब चीजों में परिवर्तन आता है, संसाधनों में का वो विकास अगर हो जाता है, तब वो क्या कर सकता है, अपने उत्पादन को क्या कर सकता है, वो बढ़ा सकता है। अगर संसाधनों में विकास होगा तो वो उत्पादन को बढ़ा देगा। लेकिन अगर उसके पास संसाधन उतने हैं और उस संसाधन के बदले वो क्या करता है भाई, इतना यूज करता है, तो इसका मतलब क्या, उसने अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं किया। लेकिन एक उत्पादक क्या करता है, हमेशा अपने जो भी संसाधन होता है उनका इष्टतम उपयोग करता है, ठीक है। तो इस तरह से पीपीसी कर्व जो हमारा वो बनाया जाता है। हाँ, कुछ चीजें जरूर हमें याद रखनी होती है, कुछ मान्यताएं होती हैं जब हम पीपीसी कर्व बनाते हैं। तो पीपीसी कर्व बनाते टाइम यदि जो हम ये बना रहे हैं, जो हम संभावनाएं तलाश रहे हैं, इन संभावनाओं में हमें कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे पहली चीज है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन निश्चित हो, यानी कि हमारे पास जो संसाधन है वो निश्चित ही होने चाहिए। यानी अगर उसके पास जो संसाधन है वो अगर एक इतना यूज कर रहा है तो इसका नहीं यूज कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, सीमित संसाधन है उसके पास। तो संसाधन निश्चित होने चाहिए, जो है वही रहेंगे, संसाधन नहीं बढ़ने चाहिए। तो पीपीसी हमारा जो होगा यही रहेगा। सभी संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम उपयोग हो, ठीक है, देख रहे हो पूर्ण और कुशलतम उपयोग किया है। कम या ज्यादा तभी होगा, कम तो कर सकता है वो लेकिन फिर उसका फायदा नहीं होगा। ज्यादा तभी हो सकता है जब संसाधनों का विकास होगा। उत्पादन तकनीक स्थिर हो, यानी जो उत्पादन चल रहा है सेम वैसे ही, कोई तकनीक में परिवर्तन नहीं आया, तकनीक में परिवर्तन आएगा तभी बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। संसाधनों की कुशलता सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान नहीं है, ठीक है ना। और कुशल जो जितने भी संसाधन होते हैं, कुशलता सभी वस्तुओं की समान नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इसकी अगर वो अच्छा एक किसान है तो एक अच्छा क्या हो सकता है, वो मैकेनिक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, वो हमेशा वस्तुओं का जो उत्पादन होता है वो सभी संसाधनों में कुशलतम उपयोग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये कर्व है, इसको ध्यान में रखना है, कुछ मान्यताएं जो हमें याद रखनी है। यानी हमारा पीपीसी ये जो है तभी काम करेगा जब क्या होगा, ये एग्जाम्पशन, यानी ये जो हमारे मान्यताएं हैं ये स्थिर रहेंगी, तो ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। पीपीसी के दो बुनियादी गुणों की व्याख्या करो। यानी जब हम पीपीसी बनाते हैं तो उसके दो बुनियादी गुण हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा पीपीसी कर्व है।
तो दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, सबसे पहले उत्पादन संभावना जो हमारी पीपीसी है उसके गुण क्या होते हैं, सबसे पहले नीचे की ओर ढलान होता है, ठीक है, आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ ढलान होता है इसका। संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए एक वस्तु, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है तो एक वस्तु का उत्पादन बढ़ने पर दूसरे वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए अगर हम क्या, हमारा पहले ये उत्पादन यहाँ हो रहा था, अगर ये उत्पादन हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा हमें, टैंक को जब हम कम करेंगे तभी तो हमारा क्या होगा, गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा, यानी जब हम इसको घटाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मूल बिंदु की ओर नातोदर, यानी बढ़ती सीमांत अवसर लागत एमओसी के कारण एक वस्तु का उत्पादन बढ़ने पर दूसरी वस्तु को त्यागना पड़ता है, ठीक है, तो एमओसी काम करेगा यहाँ पर, ठीक है, कैसे, देखिए जब क्या किया उसने यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बढ़ाया तो उसे क्या करना पड़ा है, टैंक को जो है वो कम करना पड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ, ठीक है ना, अगर ऐसे ही बनता है ये, मान ली ए, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना, ये किसकी तरफ है, उन्नतोदर है हमारा ओ, यानी मूल बिंदु की तरफ क्या होता है, उन्नतोदर होता है, ठीक है। तो ये दो इसकी विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव, यानी जो हमने देखा कि भाई जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो क्या होता है, वो खिसकता है, तो किन कारणों से खिसकता है और किस तरह से खिसकता है देखते हैं। देखिए पहला, मान लीजिए उत्पादन हो रहा है गुड्स ए का और उत्पादन हो रहा है गुड्स बी का, ठीक है, तो आप क्या देख रहे होंगे कि हमने देखा था भाई संसाधन के बढ़ने से बढ़ता है और संसाधन के घटने से क्या होता है, पीपीसी कर्व घटता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई ए और बी पहले हमारा जो था ये था, लेकिन अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से हम और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें गुड्स ए का उत्पादन और बी का उत्पादन, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ, तो जब बढ़ता है तो क्या होता है, यानी संसाधन बढ़ेंगे तभी क्या होगा, ये बढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर गुड्स ए बढ़ा है सिर्फ, ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ देखिए गुड्स जो है ए बढ़ा है, वहाँ यहाँ गुड्स ए बढ़ा है और यहाँ पे हमने देखा था गुड्स बी बढ़ा था, ठीक है ना। हो सकता है ये घट भी जाए, ठीक है, और यहाँ पे भी हो सकता है ये घट भी जाए। तो घटने का कारण और बढ़ने का कारण क्या होता है, या खिसकने का कारण क्या होता है, यानी जो उत्पादन संभावना वक्र है उसमें खिसकाव किन कारणों से आता है। तो देखते हैं, दाई और खिसकाव के कारण, तो जैसा हमने देखा था भाई हमने देखा था कि बढ़ेगा और घटेगा किस वजह से, बढ़ने का मतलब ठीक है भाई संसाधन बढ़ेंगे तभी बढ़ सकता है, अगर हमारे पास सीमित संसाधन है तो हमारा क्या होगा, जो कर्व होगा वो बढ़ेगा ही नहीं ना घटेगा। तकनीकी प्रगति होती है, कौशल भारत यानी प्रशिक्षण दे दिया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, और निवेश वगैरह, विदेशी निवेश, ये सब कर दिया जाएगा, तो यानी जैसे ही हमारे पास संसाधन बढ़ जाएंगे या उनसे संबंधित तकनीकों का विस्तार होगा तो उत्पादन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो दाईं ओर खिसकेगा। वहीं अगर इनके अंदर क्या होगा, कमी आएगी तो खिसकाव कहाँ होगा, बाईं तरफ होगा, यानी संसाधनों में कमी, उन्नति हो गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है ना, सामाजिक कुरीतियां, प्रवास, युद्ध, आतंकवाद, तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो खिसकता है, ठीक है, बाईं तरफ। और कई बार आप देखेंगे पीपीसी में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, संसाधनों का स्थानांतरण, बेरोजगारी उन्मूलन कार्य, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, संसाधनों में क्या किया, कोई परिवर्तन नहीं आया है, संसाधन जैसे के जैसे पड़े हुए हैं और उसी में सारा काम चल रहा है, तो उस वजह से जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र होता है वो क्या होता है, वो परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सीमांत विस्थापन एमओसी और एमआरटी क्या होता है। तो हमने ये तो देख लिया भाई हमारा उत्पादन संभावना वक्र जो है वो खसकता है, ठीक है ना, क्यों खसकता है हमने देखा भाई, जब एक चीज की कमी करेंगे दूसरी चीज को बढ़ाएंगे तो वो खसकेगा, ठीक है। तो सीमांत विस्थापन दर, ठीक है ना, सीमांत विस्थापन दर एमओसी कह लो या एमआरटी कह लो, वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाई तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात होता है, ठीक है ना, यानी जितना हमने घटाया और जितना हमने बढ़ाया, एक्स वस्तु को जितना घटाया वाई वस्तु को जितना बढ़ाया, उनके बीच जो डिवाइड करके जो अनुपात निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत विस्थापन दर कहते हैं, ठीक है। तो एमआरटी का फॉर्मूला वही, चेंज हमारा वाई और चेंज इन एक्स, डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एमआरटी निकल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, ये रहा हमारा, ठीक है ना, 1 1, ठीक है, और पहले हमने क्या किया, एक्स थी वाई थी, 10 को घटाया, यानी एक यहाँ बढ़ाया तो यहाँ घट गया, यहाँ बढ़ाया तो यहाँ घट गया, ठीक है ना, एक्स घटाया तो वाई बढ़ गया, ठीक है ना, यहाँ घटाया तो यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, जो अनुपात में परिवर्तन आया उसे क्या कहा जाता है, एमआरटी, और एमओसी क्या कहा जाता है, इसको अगर हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, वो एमओसी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, एमआरटी और एमओसी, यानी एक चीज को त्याग के दूसरी चीज को जब हम अपनाते हैं तो उसमें जो अनुपात में परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, एमओसी कहते हैं, एमआरटी कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए एमआरसी और एमओसी और एमआरटी में जब परिवर्तन आता है तो उसको हम किस तरह से देख सकते हैं ग्राफ के ऊपर। तो देखिए ये हमारी गुड्स ए है और ये गुड्स बी है। जब उत्पादन किया गया और जो हमारा एमओसी और एमआरटी जो है वो स्थिर है, तो इसका मतलब हमारी जितनी भी इकाइयां हैं वो क्या होंगी, यानी स्थिर होंगी, यानी इसके अनुपात में जो परिवर्तन आएगा वो सेम, यानी सेम होगा, एक एक का होगा या दो दो का होगा, ठीक है ना। तो जितनी भी इकाइयों का यूज करेंगे उनका सबका रेशो क्या आएगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो एमओसी होगा या एमआरटी होगा वो क्या बनाएगा, एक सीधी रेखा बनाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगर हमारा एमओसी और एमआरटी वो क्या है, झुक गया और उत्तल यानी उन्नतोदर हो गया, ठीक है ना। तो ये किस वजह से होता है, ये होता है घटने की वजह से। यानी मान लीजिए कि 3 था, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, ठीक है ना, फिर 0.5 हो गया। तो इस तरह से अगर जब हमारा घटता है एमओसी, तो हमारा जो कर्व बनता है वो क्या बनता है, उत्तल या उन्नतोदर बनता है, ठीक है। और वहीं अगर हमारा जो एमओसी या एमआरटी है वो क्या होता है, वो बढ़ती दर बढ़ता है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा कर्व बनाएगा, वो अवतल बनाएगा, ठीक है ना। एमओसी हमारा क्या है, बढ़ने पे क्या बनाता है, अवतल, ठीक है। तो इस तरह से जैसे उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन की जो मात्रा होती है, जो रेशो होता है वो बढ़ता है, तो वो हमारा इस तरह से बनाता है ग्राफ पे, ठीक है। तो ये 3 तरह से एमओसी एमआरटी जो बिहेव करता है घटने और बढ़ने की, यानी जब एमओसी घटता है और बढ़ता है तो उसके हिसाब से हमारे जो ग्राफ होते हैं उसमें क्या आता है, चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू में या फिर नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी पहली यूनिट जो खत्म हो गई। जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे इसी में से ही आएंगे, ज़्यादातर इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।